नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं किशोर रजवाणी। आज हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो इस पूरे हफ्ते किन्हीं वजहों से हर घर में टॉकिंग पॉइंट बनी रही। इसलिए आज उन्हीं खबरों को तफसील से समझने के लिए आप अपने परिवार के साथ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेशनल हेरल्ड केस को लेकर इन दिनों कांग्रेस, बीजेपी, सरकार, कांग्रेस सब में ठनी हुई है। बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि तो ईडी की कार्रवाई है, कोर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। इस सब के बीच शोर बहुत हो रहा है, तो शोर में जनता कुछ समझ नहीं पा रही है कि मामला आखिर है क्या। ईडी के हाथ ऐसे क्या सबूत लगे कि उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करनी पड़ी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेरल्ड केस घर घर में टॉकिंग पॉइंट क्यों बना हुआ? तो कहानी शुरू होती है साहब साल 1937 से, 1937 से, जब जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल की शुरुआत की थी। उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानी एजेएल के शेयर होल्डर बनाए गए थे, जिनकी संख्या 2010 आते आते सिर्फ 1057 रह गई शेयर होल्डर्स की। एजेएल ने ही पब्लिशर के तौर पर 1938 में नेशनल हेरल्ड का प्रकाशन शुरू किया था। एजेएल ने नेशनल हेरल्ड का प्रकाशन शुरू किया था। इसके अलावा एजेएल उर्दू में कौमी आवाज, हिंदी में नवजीवन नाम से अखबारों का प्रकाशन करती थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ इस अखबार को उन्होंने शुरू किया, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनने तक वो इसके बोर्ड के सदस्य भी रहे। खैर, आजादी से 9 साल पहले शुरू हुआ यह अखबार आजादी के बाद भी लंबे समय तक छपता रहा। एक तरह से कांग्रेस का मुखपत्र बन गया था। ऑफिशियल नहीं, लेकिन एक तरह से बन गया था। लेकिन धीरे धीरे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल द्वारा प्रकाशित ये तीनों अखबार आधुनिकीकरण की दौड़ में पिछड़ने लगे। इनकी साख कमजोर पड़ गई, पाठकों की संख्या कम हो गई, वित्तीय संकट में घिर गए। 2008 में बंद हो गए। जब नेशनल हेरल्ड बंद हुआ तब इस पर 90 करोड़ 25 लाख रुपए का कर्ज था। अब कायदे से तो कर्ज में डूबी किसी भी विफल कंपनी की तरह नेशनल हेरल्ड की कहानी का द एंड यही हो जाना चाहिए था। लेकिन 2008 में ही इस कहानी के 3 किरदार इसमें ऐसे ट्विस्ट और टर्न लेकर आए कि आज यह अखबार कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। ये 3 किरदार हैं नेशनल हेरल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कांग्रेस पार्टी, और एक और कंपनी, तथाकथित चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट कह लीजिए कंपनी, यंग इंडियन। 2008 में इस अखबार को बंद होने से बचाने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2 साल के अंदर एजेएल को 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया ताकि अखबार किसी तरह से खुद को बचा पाए। यह लोन अनसिक्योर्ड भी था और ब्याज रहित भी था, यानी इस कर्ज के बदले में एजेएल को कोई ब्याज नहीं चुकाना था। इस बीच इस सीन में एंट्री हुई यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसलिए इसे चैरिटेबल संस्था भी कह सकते हैं, लेकिन यह टेक्निकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नॉट फॉर प्रॉफिट होने की वजह से यंग इंडियन को इनकम टैक्स सेक्शन 25 के तहत टैक्स से 100% छूट हासिल थी। लेकिन यंग इंडियन किसी आम आदमी की संस्था नहीं थी, बल्कि इसके बोर्ड में शामिल थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी
और दोनों के पास इस कंपनी के 38% शेयर भी थे, यानी कुल 76% शेयर, जबकि बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के स्वर्गीय नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। यंग इंडियन अपनी स्थापना के बाद वो कर्ज जो एजेएल ने कांग्रेस से लिया था उसे सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन ने चुका दिया। कांग्रेस का तर्क है कि एजेएल के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यह कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी यंग इंडियन ने 90 करोड़ से ज्यादा के कर्ज के बदले कांग्रेस को सिर्फ 50 लाख रुपए चुकाए। अब एजेएल को कांग्रेस का नहीं बल्कि यंग इंडियन का कर्ज चुकाना था, लेकिन एजेएल के पास कर्ज चुकाने के लिए न तो तब पैसा था जब वो कर्ज था और न अब था। इसके लिए एजेएल ने इस कर्ज को 99.9% के इक्विटी शेयर्स में बदल दिया। साधारण भाषा में जब कोई कंपनी कर्ज को इक्विटी शेयर में बदलती है तो कर्ज देने वाली कंपनी कर्ज लेने वाली कंपनी की मालिक बन जाती, यानी उसके शेयर उसको दे दिए तो मालिक वो हो गई, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाया उसके बदले में शेयर दे दिए, क्योंकि अब उधार को शेयर में बदला जा चुका था। यानी एक तरह से यंग इंडियन में 76% शेयर रखने वाला गांधी परिवार एजेएल का मालिक बन गया। अब मजे की बात यह है कि जिस एजेएल पर कभी किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था, उसके शेयर्स हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और दूसरे लोगों के पास थे, उसका मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आ गया। जिन लोगों के पास पहले एजेएल के शेयर्स हुआ करते थे उनमें पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी थे। और इन लोगों का भी आरोप है कि एजेएल को जब यंग इंडियन को बेचा गया, मतलब शेयर दिए गए, तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बीच 2013 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में एक केस फाइल किया और गांधी परिवार पर इस मामले में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया तो एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी यंग इंडियन को ट्रांसफर हो गई और इसमें 400 करोड़ रुपए की आलीशान प्रॉपर्टियां भी शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि इस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा इस केस में कांग्रेस के पूर्व नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के नाम भी शामिल हैं। अब जांच एजेंसियां इस मामले में कुछ सवालों के जवाब तलाश रही हैं। मसलन, अगर एजेएल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी तो एजेएल ने कांग्रेस से लिया हुआ लोन ये संपत्तियां बेचकर वापस क्यों नहीं किया? इसके अलावा यंग इंडियन पर एक और वित्तीय अनियमितता को लेकर शक है, क्योंकि यंग इंडियन ने कांग्रेस को जो 50 लाख रुपए देकर एजेएल का कर्ज खत्म किया था, उसके लिए यंग इंडियन ने डोटेक्स नाम की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, उस 50 लाख रुपए चुकाए और कर्ज अपने ऊपर हो गया और उसी हिसाब से स्वामित्व आ गया और उसी से हजारों की, जो आरोप है कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इस ट्रांजैक्शन पर भी शक है जो 1 करोड़ लिए डोटेक्स से। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन 50 लाख रुपए मिलने से 2 महीने पहले ही यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया था। यानी पैसे मिलने से पहले ही माल बेच दिया गया। पैसे मिलने से पहले ही माल बेच दिया गया, यह आरोप है। यहां माल का मतलब कर्ज से। यंग इंडियन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होने के नाते टैक्स में जो छूट हासिल थी वो छूट 2017 में वापस ले ली गई थी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस संस्था ने कोई चैरिटी की ही नहीं।
कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कैटेगरी में रखा जा सके। इस मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी जांच हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता मोतीलाल वोरा कांग्रेस, एजेएल और यंग इंडियन में महत्वपूर्ण पदों पर थे। मोतीलाल वोरा कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण पद पे थे, एजेएल में भी थे, यंग इंडियन में थे। इन तीनों में ही खेल था। जिस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया था, मोतीलाल वोरा उसके कोषाध्यक्ष थे। जिस एजेएल को लोन मिला था, मोतीलाल वोरा उसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जिस यंग इंडियन लिमिटेड ने एजेएल को खरीदा, मोतीलाल वोरा उस यंग इंडियन के बोर्ड में भी थे और उसके शेयर होल्डर भी। अब सवाल यह है कि अगर मोतीलाल वोरा कांग्रेस और एजेएल में महत्वपूर्ण पदों पर थे, तो उन्हें एजेएल की उन संपत्तियों की जानकारी कैसे नहीं थी जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता था? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस मामले की जांच हो रही है और यंग इंडियन का मालिकाना हक होने की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब कांग्रेस का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने एजेएल को लोन देकर आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले नेशनल हेराल्ड को डूबने से बचाने की कोशिश की थी और एजेएल ने कर्ज चुकाने के लिए वही किया जो कई कंपनियां करती हैं, यानी कर्ज को इक्विटी में बदल देना, कर्ज के बदले में शेयर दे देना। और क्योंकि यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, इसलिए उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर को कोई डिविडेंड नहीं दिया जा सकता और इसी वजह से प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ और सारी संपत्तियां अब भी एजेएल के ही नाम है।